स्टूडेंट्स, आज बीए फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड विश्व के इतिहास में हमारा टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है तो हम इसका अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको समझाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जर्मनी के एकीकरण से में जब बिस्मार्क ने जब जर्मनी का एकीकरण किया तो उससे पूर्व जर्मनी में कौन सी समस्याएं थीं जो कि एकीकरण के मार्ग में बाधा बन रही थी। फ्रांस में नेपोलियन के उदय से पूर्व जर्मनी में लगभग 300 राज्य थे। 1806 में नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर इन 300 राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों का एक संघ बनाकर जर्मनी की राष्ट्रीय एकता के मार्ग को प्रशस्त किया। वियना कांग्रेस ने इन 39 राज्यों का एक विशाल परिसंघ या जिसे हम कॉन्फेडरेशन कहते हैं, कॉन्फेडरेशन बना लिया और ऑस्ट्रिया का सम्राट जो था वो इस परिसंघ का अध्यक्ष बना दिया गया। परिसंघ की एक राष्ट्रभाषा डाइट बनाई गई और जर्मन रियासतों के शासकों द्वारा जो प्रतिनिधि मनोनीत किए जाते थे वो इसमें सम्मिलित होते थे, किंतु 1815 से 50 तक इस पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभाव रहा। तत्पश्चात 1815 से 62 तक जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएं आईं। 1862 में बिस्मार्क के प्रशा का चांसलर बनने पर जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में तीव्र गति आई। लेकिन यदि हम जर्मनी के एकीकरण का अध्ययन करते हैं तो बिस्मार्क से पूर्व एकीकरण के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं थीं या ये इतना मंद गति से क्यों चल रहा था, इसके पीछे कई कारण हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि सैनिकों की जो मानसिक थकान थी कि नेपोलियन के निरंतर युद्धों के कारण सैनिक जो हैं वो अब कुछ आराम अनुभव करना चाहते थे और वो मानसिक रूप से थक चुके थे और लगातार युद्धों के कारण उनका जो जीवन था वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। तो ऐसी स्थिति में उस मानसिक थकान के कारण वो इस एकीकरण के मार्ग में रुचि नहीं ले रहे थे। फिर कि एकीकरण के मार्ग में सुधारवादियों में भी मतभेद था। कुछ ये चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण जो हो उसमें ऑस्ट्रिया का प्रभाव हो, कुछ गणतंत्रवाद के अंतर्गत एकीकरण के पक्ष में थे, कुछ राजतंत्रवाद के संपर्क में आकर एकीकरण का चाहते थे, कुछ उदारवादियों से प्रभावित थे। तो ये कारण थे जो कि मंद गति के लिए जिम्मेदार थे। एक अन्य कारण था प्रतिक्रियावादी शासन कि ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक था वो बहुत प्रतिक्रियावादी था। उसने लोगों के ऊपर विचार स्वतंत्रता, अखबारों में अपने विचार प्रकट करने, भाषण की स्वतंत्रता, इन पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। काल्सवाद के आदेश जारी कर दिए गए थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। और साथ ही उसने ये भी व्यवस्था करी कि प्रत्येक राज्य से एक प्रतिनिधि विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए नियुक्त किया गया, जो कि वहाँ पर ये देखता था कि वहाँ पर किसी प्रकार के शासन के आदेशों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इसी तरह बहुत सी गुप्त समितियों का गठन किया गया और ये गुप्त समितियाँ जो थी ये स्थान स्थान पर गुप्त रूप से कार्य करके जो उदारवादी होते थे उन्हें दबाने का कार्य करा करती थी। साथ ही जो चौथा महत्वपूर्ण कारण था वो था ऑस्ट्रिया व प्रशा का द्वेष। ऑस्ट्रिया ये चाहता था
कि जर्मनी के एकीकरण में, क्योंकि वो उस परिसंघ का अध्यक्ष था वियना कांग्रेस के बाद जो बनाई गई थी, तो वो ये चाहता था कि उसका हित जो है, ऑस्ट्रिया का हित इसमें सर्वोपरि रहे, जबकि प्रशा के लोग ये चाहते थे कि जो जर्मनी का एकीकरण हो उसमें प्रशा का महत्वपूर्ण स्थान हो। और हम आगे चलकर देखेंगे भी कि जब 1862 में बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बनाया गया तो किस प्रकार ऑस्ट्रिया और प्रशा में मतभेद उत्पन्न हो गए, और आगे चलकर प्रशा जो था उसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की गति धीमी रही, किंतु राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने और जर्मनी के एकीकरण की विचारधारा में बहुत से तत्वों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे बौद्धिक जागृति कि जर्मनी के लेखकों, कवियों, दार्शनिकों ने जर्मन राष्ट्रीयता को जागृत किया। फिक्टे ने अपनी एड्रेस टू द जर्मन पीपल और हीगल ने शक्ति पर आधारित राज्य पर विचार प्रकट किए, जिससे वहाँ के लोग प्रभावित हुए। बर्लिन, बॉन, लिप्जिंग आदि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय जागृति के केंद्र बन गए और विद्यार्थियों के संगठन बर्शेन शेफ्ट की शाखाओं ने जर्मन युवाओं में एकता व स्वतंत्रता की भावना जागृत कर दी। दूसरा कारण जो था कि एकीकरण की विचारधारा के प्रसार का, वो था आर्थिक क्षेत्र में सहयोग। जर्मनी के सभी राज्यों की चुंगी चौकी अलग अलग होने के कारण व्यापारियों को वाणिज्य व व्यापार में बहुत असुविधा होती थी। उन्हें स्थान स्थान पर चुंगी अदा करनी पड़ती थी या कर देने पड़ते थे। 1834 में 18 जर्मन राज्यों को मिलाकर जालवारेन नामक एक आर्थिक संघ की स्थापना प्रशा के नेतृत्व में हुई और 1850 तक संपूर्ण जर्मनी के राज्य इसमें सम्मिलित हो गए। जर्मनी के एकीकरण के इतिहास में मेटरनिक की जालवारेन की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था। आरंभ में मेटरनिक इसके प्रभाव से अनजान था, किंतु जब उसे ज्ञात हुआ कि इस संघ से जर्मन एकता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, तब वो इस संस्था का विरोध करने लगा। वस्तुतः जर्मनीकरण की दिशा में यह प्रथम कदम था, जिसने व्यापारिक हितों की आधारशिला पर राष्ट्रीयता का भव्य महल खड़ा किया। और जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था 1848 की क्रांति का प्रभाव। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति तथा वियना से मेटरनिक के पलायन के बाद जर्मनी की रियासतों में राष्ट्रीयता के समर्थकों ने निरंकुश व प्रतिक्रियावादी शासकों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हो गए थे। 1848 के आरंभ में जर्मन राष्ट्रवादियों ने एक संघ बनाकर राष्ट्रीय संसद आमंत्रित कर जर्मन संघ का संविधान बनाने की बात कही, लेकिन ऑस्ट्रिया व प्रशा क्रांति को कुचलने व राष्ट्रीयता की लहर को दबाने में सफल रहे, क्योंकि इस समय जर्मनी भी ये नहीं चाह रहा था कि कोई राष्ट्रवादी जो है वो इस तरह के संगठन या संविधान का निर्माण करें जो कि इस दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हो सके। फोर्थ पॉइंट था जर्मनी में औद्योगिक विकास। 1850 से 1860 के मध्य जर्मनी में तीव्र औद्योगिकीकरण विकास हुआ। सूती कपड़ा, कोयले, लोहे के उत्पादन में वृद्धि और रेलवे का भी विकास हुआ। इस औद्योगिकीकरण का जर्मनी के राजनीतिक जीवन पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप एक मुख्य परिवर्तन जो आया वो था वहाँ पर पूंजीपति वर्ग का उदय। पूंजीपति वर्ग के सक्रिय सहयोग से एकीकरण आंदोलन को गति मिली। 1860 तक जर्मनी को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयासों को गति मिली, परंतु 1861 में परिस्थितियां बदली।
फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो गई और उसके उपरांत उसका भाई विलियम प्रथम प्रशा का सम्राट बना। 1862 में उसने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया और विलियम प्रथम को यह दृढ़ विश्वास था कि जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में ही संभव हो सकेगा। अब आगे जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि किस प्रकार विलियम प्रथम और उनके द्वारा जो बिस्मार्क को चांसलर बनाया गया, उनके प्रयासों से कैसे प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी की विभिन्न रियासतें जो थीं वो एकजुट होने लगी, और आगे चलकर देखेंगे कि बिस्मार्क की किस प्रकार की कूटनीति जर्मनी के एकीकरण में रही। तो विलियम प्रथम की जब हम बात करते हैं तो विलियम प्रथम प्रशा का नया सम्राट बना। वो सैन्य गुणों से युक्त था और बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति था। उसके जो कंसेप्ट थे वो बहुत क्लियर थे। वह इस तथ्य को अच्छी तरह जानता था कि ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से निकाले बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो सकता, अतः कि यदि जर्मनी का एकीकरण करना है तो ऑस्ट्रिया को इससे अलग करना होगा, और इसका एकमात्र उपाय ऑस्ट्रिया को युद्ध में परास्त करना था। और क्योंकि ऑस्ट्रिया को युद्ध में शिकस्त देनी थी, अतः प्रशा को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी आवश्यक थी। अब सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए कि शांति काल में यदि सैन्य शक्ति आधी है तो युद्ध काल में उस सैन्य शक्ति को दुगना कर दिया जाए, तो उसने सैन्य शक्ति को बढ़ाने और सैन्य व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए उसने वॉन रून को युद्ध मंत्री तथा वॉन माल्टके को प्रधान सेनापति नियुक्त किया। सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धनराशि की भी आवश्यकता थी। इसके लिए अब जो सबसे आवश्यक था वो था निम्न सदन का समर्थन, क्योंकि निम्न सदन ही बजट पास करा करती थी। इसलिए वह निम्न सदन में संशोधन चाहता था, और इसके लिए युद्ध मंत्री ने कुछ प्रस्ताव पास किए, कुछ प्रस्ताव तैयार किए, और लेकिन जो निम्न सदन था उसकी ये मांग थी कि इन प्रस्तावों में कुछ संशोधन किया जाए, और जब तक ये संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक निम्न सदन जो है वो उसने बजट पास करने से इनकार कर दिया। अतः 1862 में संसद को सम्राट ने भंग कर दिया। दोबारा चुनाव हुए, लेकिन पुनः उदारवादियों को बहुमत मिला। तब वॉन रून ने सम्राट को एक सुझाव दिया कि वो बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त करें, जो इस समय फ्रांस में प्रशा के राजदूत के रूप में कार्य कर रहा था। सम्राट ने ताड़ देकर बिस्मार्क को बर्लिन बुलाया, और 23 सितंबर 1862 को विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। इस अवसर पर बिस्मार्क ने सम्राट को आश्वासन दिया कि श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा, किंतु संसद के साथ संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह बिस्मार्क ने विलियम प्रथम के सलाहकार के रूप में या सहयोगी के रूप में, जब निम्न सदन द्वारा प्रस्तावों को पास नहीं किया जा रहा था, तो कैसे उच्च सदन में, जो कि संसदीय नियमों की अवहेलना थी, लेकिन उसने उन प्रस्तावों को, उसमें बजट प्रस्तावों को उसमें पारित कराया, और सैन्य शक्ति को बढ़ाने और जर्मनी के एकीकरण की दिशा में एक नया कार्य प्रारंभ किया कि किस प्रकार विदेशों के साथ संबंध स्थापित किए जाएं, कैसे जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाया जाए। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है जर्मनी के एकीकरण का, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।